नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी की कक्षा में, जहां पर आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है संज्ञा, जिसको अंग्रेजी भाषा में नाउन कहकर के संबोधित किया जाता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको यह चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस चैप्टर को भी समझने में दिक्कत या समस्या का सामना करना पड़ता होगा। आज के बाद आपको संज्ञा अध्याय के अंतर्गत जरा सी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बस आपको एक काम करना है, कक्षा में आना है, वो आप आ गए हैं। और दूसरी बात है, आपको फोकस्ड होकर के सारी की सारी चीजों को सुनना है, देखना है। जैसे जैसे मैं चीजों को बताता जाऊंगा, चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। तो आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। और भावी उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल या दीवान जी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कक्षा को प्रारंभ करने से पहले एक बात पूछना चाहता हूं, फिर उसके अकॉर्डिंग ही चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। मैं जी अभी पहले आप आ जाओ, उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। जी सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग गाइज। और गुड मॉर्निंग को ही हिंदी में कहा जाता है सुप्रभात। तो आपका प्रभात सुंदर होवे, बहुत बढ़िया होवे, ऐसी मेरी कामना है और हो रहा है, क्योंकि आप अपने समय को सार्थक कर रहे हैं सम्यक रूप से। जी बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि तो कोर्स जो है, हिंदी का कोर्स जो है, वो जल्दी से जल्दी या हिंदी में पेपर में 37 में से 37, तो जल्दी या 37/37, इस दो में से एक चीज लिखनी है आपको कमेंट सेक्शन में। कोर्स जल्दी से जल्दी, उसका लिखो जल्दी, और लिखना है 37/37। 37/37 बहुत बड़ा एक दावा कर रहा हूं। तो क्या चीज चाहिए इसमें से, जल्दी जल्दी कोर्स या 37/37? अभी तो गुड मॉर्निंग ही चल रही है भाई। 37/37 तो कहीं दिखाई नहीं है अभी तक भाई साहब, जैसे स्पीड में ट्रेन जाती है ना। अच्छा 37/37, वाह, लाइन लगाकर 37/37 चल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भी मन की बात को रखने के लिए। 37/37 ऐसा इतने खतरनाक कमेंट चलते हुए मैंने किसी भी उसमें नहीं देखे। अगर यहाँ पे अगर वो होता ना, आपका कुछ दिखने वाला सिस्टम होता, तो आपको पता लगता कि शताब्दी ट्रेन भी पीछे रह जाए, वंदे भारत भी पीछे रह जाए, इस स्पीड से चलने। ठीक है, 37/37 का मायना है आपको हिंदी का बिल्कुल जो बेसिक नॉलेज है, जो वृहद ज्ञान है, वो होना चाहिए। और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए हिंदी को लेकर के। जैसे आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं संज्ञा की। बिल्कुल देखो, अंकित सर ने मुझे 80-90 क्लास में इसको पूरे सिलेबस को अच्छे से कराने का टास्क दिया है। बिल्कुल सही बात है। मैं चाहता हूं अगर 10-5 क्लास आगे पीछे भी हो जाएं तो आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि हमारा एग्जाम मई से पहले होना नहीं है। मैं आपको अप्रैल में फ्री कर दूंगा। ठीक है, अप्रैल में, मार्च के एंड में कोशिश रहेगी, पर मैं आपको अप्रैल में तो 100% फ्री कर दूंगा, बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस को पढ़ा करके। और आपको दोबारा जिंदगी में हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। संज्ञा को हमने, वर्णमाला को हमने बहुत अच्छे ढंग से देखा है। आज हम देखने वाले हैं संज्ञा को। बहुत ध्यान से आप जब समझेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। मेरे साथ टॉपिक का नाम लिखें, संज्ञा। इसी को ही अंग्रेजी भाषा में मेरे प्यारे नाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को अंग्रेजी भाषा में नाउन कहा जाता है। तो संज्ञा ही नाउन है, नाउन ही संज्ञा है। यानी गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। दोनों की दोनों बातें एक ही हैं। और अगर आपको हिंदी की व्याकरण पर अच्छी कमांड है तो अंग्रेजी की व्याकरण पढ़ने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और अंग्रेजी की व्याकरण अगर आपकी अच्छी है तो हिंदी व्याकरण पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल भाषा के आधार पर शब्दों का रूप बदल जाता है, चीजें वही की वही रहती हैं। हमको सबसे बड़ी दिक्कत तभी आती है जब हम सीधे यहां पर संज्ञा लिख देते हैं, जब हम सीधे यहां पर संज्ञा लिख देते हैं और संज्ञा के सामने हम सीधे ही क्या लिख देते हैं? सीधे लिख देते हैं कि वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों का पता चलता है या बोध होता है, उनको संज्ञा कहते हैं। नहीं भाई, अपन ऐसे नहीं पढ़ेंगे। अपना तरीका ही अलग है। अपना तरीका अलग क्या है? अगर यहां पर कोई शब्द लिखा है तो शब्द कहते किसको हैं? शब्द का मतलब क्या है? जब मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था
तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, उसी को ध्वनि कहा जाता है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई यानी कि जिसका अर्थ निकलता हो उसको शब्द कहा जाता है। तो यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है संज्ञा, इसको बहुत शुद्ध उच्चारण करेंगे तो संज्ञा शब्द है संज्ञा। देखो हम कहते हैं संविधान, तो आपने क्या बोला, आपने अनुस्वार में म को बोला, संविधान मकार बोला आपने, तो ये शब्द है संज्ञा। तो अगर यहां पर ये शब्द लिखा है तो निश्चित तौर पर इसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा, और अगर इसका अर्थ है तो वो हमारे लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर कहीं पर भी लाला कोई शब्द लिखा रहे तो वहां पर क्या करना चाहिए, वहां पर उसके शाब्दिक अर्थ की चिंतन या शाब्दिक अर्थ की चर्चा जरूर कर लेनी चाहिए, और शाब्दिक अर्थ जो इसका निकलता है उससे पहले इसको हमको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अगर आप इस पूरे शब्द को देखोगे तो इस पूरे शब्द में आपको दो भाग दिखाई देंगे, सम उपसर्ग दिखाई देगा और ज्ञा यहां पर धातु दिखाई देगी या शब्द दिखाई देगा, ऐसे कह सकते हो। इस सम का मतलब क्या है, ये सम है, इसका मतलब क्या है, यानी कि संज्ञा जो है वो दो चीजों से मिलकर बनी है या दो भागों से मिलकर बनी है, जिसका नाम है, जिनका नाम है सम धन ज्ञा। धन का मतलब प्लस, सम प्लस ज्ञा। तो सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है सम्यक। सम का मतलब क्या होता है, सम्यक। और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान कराने वाला। सम का मतलब सम्यक और इसका मतलब होता है ज्ञान कराने वाला, है ना, ज्ञान कराने वाला, बोध कराने वाला। तो अब आप बोलोगे सर आपने एक चीज को हल्का किया दूसरी चीज भारी हो गई। मैं भाई क्या भारी हो गया, आपने बोला कि समज्ञा को आपने समधन ज्ञा में तोड़ दिया, ज्ञा का मतलब ज्ञान कराने वाला, ये बात हमको पकड़ में आ गई। पर सम्यक क्या होता है, तो सम्यक को कहते हैं अच्छी तरह। कैसे, अच्छी तरह, अच्छी तरह, ये बहुत सरल अर्थ आ गया। अच्छी तरह, भली प्रकार से, कैसे, भली प्रकार से, भली प्रकार से। तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ निकलता है कि अच्छी तरह से ज्ञान कराने वाला, भली प्रकार से ज्ञान कराने वाला, सम्यक रूप से ज्ञान कराने वाला। परंतु ये समझाने के लिए अच्छी तरह और भली प्रकार लिख दिया है मैंने, सम्यक का ही ये रूपांतर है। तो आपको शाब्दिक अर्थ क्या लिख लेना है, आपको शाब्दिक अर्थ लिख लेना है सम्यक रूप से। कैसे बाबू, सम्यक रूप से ज्ञान कराने वाला, सम्यक रूप से ज्ञान कराने वाला, ये शब्द का अर्थ है। ये अभी हम परिभाषा में नहीं पहुंचे हैं। जब तक आप शब्दों के अर्थ को नहीं पकड़ पाएंगे तब तक आप परिभाषा तक वैसे भी नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर आप शब्दों के अर्थ के माध्यम से परिभाषा पर जाएंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में देखो कैसे कैसे कमाल होता है, शब्दों के अर्थ से ही पूरी परिभाषा खड़ी हो जाएगी। और वही काम अब यहां होने जा रहा है। संज्ञा का मतलब सम्यक रूप से ज्ञान कराने वाला। तो सम्यक का मतलब क्या है, सम्यक का मतलब अच्छी तरह भली प्रकार से ज्ञान कराने वाला। अब सपोज करो आप किसी के पास गए, नु कहा भाई क्या हाल है तेरे, बोले भाई बढ़िया है मेरे तो हाल। नु कहा भाई तू कौन, कहा पहले राम राम रे लागदार। तो लागदार हरियाणवी में क्या कहते हैं, हरियाणवी में दोस्त को कहते हैं राम नाम लागदार। बोला राम राम भाई, राम राम। तो भाई क्या हाल है तेरे, कहा भाई मेरे हाल तो बढ़िया है, तू बता। कहा भाई मेरे हाल भी बढ़िया है। भाई तू पहले ही वो बता तू है कौन, मतलब जो सामने से आया कि भाई क्या हाल है तेरे। उनका भाई हम तो तेरे जानकार हैं। उनका भाई तुम्हें जानता है, हाँ मैं जानता हूं। तो मेरा नाम बता। वो तुरंत क्या पूछेगा, किसी को भी जानने की शुरुआत कहां से होती है, उसके नाम से होती है। सबसे पहले आप इस चीज को नोटिस करो, किसी को भी आप जानना शुरू करते हो तो कहां से शुरुआत होती है, नाम से। जैसे ही कोई हमको कहीं पर पसंद आ जाता है तो हम अपने दोस्त से एकदम पूछते हैं, ओ इसका नाम क्या है। क्या पूछते हो सबसे पहले, नाम क्या है। तो सम्यक रूप से जानने की पहचान नाम से होती है। और दूसरी वाली कंडीशन में भी जहां पर उसने पूछा था तू मुझे जाना है, कहा भाई जानू हूं मैं, पहले मुझे बता मेरा नाम क्या है। तो कहेगा भाई नाम तो तेरा नहीं पता। ना घंटा तुझे मेरे बारे में पता है, कुछ नहीं पता है तुझे मेरे बारे में। तो सम्यक रूप से जानने के लिए सबसे पहले क्या चीज पता होनी जरूरी है, नाम का पता होना जरूरी है। सम्यक रूप से जानने का मतलब नाम का पता होना, और नाम को ही
संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अब जब सम्यक रूप से आप क्या काम करोगे, सम्यक रूप से किसी को जानने की कोशिश करोगे तो उसका नाम जानने की कोशिश करोगे, यानी कि सम्यक रूप से जानना यानी कि नाम का पता होना। तो यहां पर एक सिद्धांत हमारा पता होता है, निकलता है इस सिद्धांत से कि नाम को ही संज्ञा और संज्ञा को ही नाम कहा जाता है। क्या कहते हैं, संज्ञा को ही नाम और नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। और आपको मैं एक बात और बताता हूं, इसका एक और नाम भी है, संज्ञा इक्वल टू नाम, ये तो हमारा आ ही जाएगा। संज्ञा को महानाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संज्ञा को महानाम भी कहा जाता है। आपसे पूछने लगा कि भाई संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी का भी नाम संज्ञा है, ये आपको बोलना पड़ेगा, या संज्ञा का अन्य नाम क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा महानाम संज्ञा है। तो अंग्रेजी भाषा में भी जब आप पढ़ते होंगे तो आपके टीचर आपको बताते होंगे कि संज्ञा क्या है, एनी नेम इज नाउन, किसी का भी नाम जो है बाबू वह संज्ञा होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो यहां पर अगर मैं एक चित्र सा बना करके और यहां पर एक दो बिंदु लिख दूं कि किसी का भी नाम, किसी का भी नाम संज्ञा है। ठीक है, किसी का भी नाम संज्ञा है, किसी का भी नाम संज्ञा है। तो ये एक शाब्दिक अर्थ और ये एक पूरी आधारभूत रचना हमारी तैयार हो गई। यानी कि नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। क्या कहते हैं, नाम को ही संज्ञा कहा जाता है, नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। यह बात आपको बहुत अच्छे से पकड़ में आनी चाहिए। तो शाब्दिक अर्थ सम्यक रूप से ज्ञान कराने वाला, और यहीं पर हमको पता लगा कि संज्ञा को ही हम नाम कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो तो मुझे बताओ, इतनी बात क्लियर हो तो बताओ। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ दोस्तों, यहां तक की स्थितियां क्लियर हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ, यहां तक की स्थिति स्पष्ट है, कोई दिक्कत कोई समस्या की बात तो नहीं? हम सब करके बताओ। बहुत बढ़िया, शानदार मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो ये पूरा आधार हमारा आ गया कि नाम को ही संज्ञा कहा जाता है, ये बात है। पर अब हम इसकी प्रॉपर परिभाषा पर चलते हैं, प्रॉपर परिभाषा देखने की कोशिश करते हैं कि परिभाषा इसकी क्या है। तो संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, नाम किस किस के हो सकते हैं। ठीक है, नाम किस किस के हो सकते हैं, ये बात हमको समझनी है। तो हमने यहां पर लिखा मेरे प्यारे बाबू कि नाम है ना, संज्ञा को ही नाम कहते हैं। इतना हमको पता लग गया कि भाई संज्ञा को ही नाम कहा जाता है, संज्ञा को ही नाम कहा जाता है। तो बाबू नाम किस किस के हो सकते हैं, तो नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, यह बात पता होनी चाहिए आपको। नाम किसी वस्तु का हो सकता है बाबू, ये पता होना चाहिए आपको। नाम किसी स्थान का हो सकता है, ये बात पता होनी चाहिए बाबू आपको। नाम किसी जाति का हो सकता है, भाई जातियों के भी तो नाम होते हैं भाई। जाति समाज में जैसे जाति बटी होती है कि भाई ये पंडित हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये बनिए हैं, ये कुम्हार हैं, ये लुहार हैं, ये सुनहार हैं, ये धोबी हैं, ये नाई हैं, इस तरह से बटी होती है, समाज बटा हुआ है। जाति का मतलब है एक ही प्रकार के व्यक्तियों को या वस्तुओं को या स्थानों को किसी एक नाम से संबोधित करना, किसी एक शब्द से संबोधित करना। जैसे अगर कोई कहता है ये सुनहार हैं, तो सुनहार में सोने का काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनको संबोधित कर दिया गया। तो किसी जाति का नाम हो सकता है, साथ में किसी अवस्था का नाम भी हो सकता है। किसका हो सकता है बाबू, किसी अवस्था का नाम भी हो सकता है, किसी भाव का नाम हो सकता है, भावना का नाम हो सकता है, और किसी गुणादि का नाम हो सकता है। तो यहीं से हमारी परिभाषा बनकर के तैयार होगी, बहुत शानदार वाली। अब हमने रेसिपी तैयार कर ली है, सब इंग्रेडिएंट्स हमारे तैयार हैं। परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि संज्ञा भी क्या है, शब्द ही तो हैं, तो परिभाषा में लिखा जाएगा वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति
जिनसे किसी वस्तु, जिनसे किसी स्थान, जिनसे किसी स्थान, जिनसे किसी क्या जाति, जिनसे किसी आपका अवस्था, जिनसे किसी या इसमें लिखो या भाव का, भाव का, भाव का, भाव के, भाव के नाम का, भाव का, भाव के नाम का नहीं, भाव का लिख लो। भाव का बोध होता है, भाव का पता चलता है ना, भाव का पता चलता है, भाव का पता चलता है, भाव का पता चलता है, या भाव के नाम का या के नाम का पता चलता है, के नाम का पता चलता है, नाम का पता चलता है, नाम का पता चलता है, क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, क्या कहलाते हैं? वो संज्ञा कहलाते हैं, वो आपके संज्ञा कहलाते हैं। ये आपकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट हो गई, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, आवाज नहीं आ रही? नहीं, ऐसा आवाज नहीं आ रही है कि एक बार बताना मेरे को। हाँ ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, अवस्था, भाव के नाम का पता चलता है या उनका पता चलता है। पता चलना और बोध होना दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। तो यहां पर ये आपको अंडरलाइन कर लेनी चाहिए कि इनके बारे में, आदि आदि के बारे में पता चलता है। जैसे अगर मैं उदाहरण देने लगूं, जैसे हम यहीं पर लेते हैं, जैसे हम यहीं पर लिख लेते हैं, व्यक्तियों के नाम बताओ, तो जैसे व्यक्ति के नाम है, जैसे मैंने बोला राम, जैसे मैंने बोला रघु, जैसे मैंने बोला मेनका, जैसे मैंने बोला रेणुका, ठीक है, जैसे मैंने बोला रेणुका, जैसे मैंने बोला प्रभात। तो ये नाम है, किसी के भी नाम है ना, किसी के भी नाम है। वस्तु में क्या आ जाएगा? वस्तु में अपने आसपास आप देख सकते हो, तो वस्तुओं के नामों में क्या आ जाएगा? जैसे मेरे सामने मेज रखी है, जैसे मेरे हाथ में कलम है, जैसे हम लोग पुस्तकों से पढ़ते हैं, जैसे जब हमको गर्मी लगती है तो हम पंखे चलाते हैं, ठीक है, जैसे हमको कहीं पर कुछ कहना है तो हम माइक का इस्तेमाल करते हैं, आदि आदि। तो ये सब इनके नाम हैं, व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम। स्थानों के नाम के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो स्थान में जैसे हम अपने ही यूपी की राजधानी की बात करें, लखनऊ की बात कर लेते हैं, हम प्रयाग की बात कर लेते हैं, हम लोग प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज की बात कर लेते हैं। उसके बाद हम बनारस की बात कर लें, हम मेरठ कह दें, मेरठ, ठीक है, हम मेरठ कह दें, हम झांसी कह दें, ठीक है, झांसी कह दें, हम जैसे दिल्ली की बात कर लें। तो स्थानों के नाम भी जो हैं वो संज्ञा हैं। यहां पर टोटल की बात हो रही है, यहां पर संज्ञा की परिभाषा के बारे में बात हो रही है। जैसे जाति के बारे में, तो जाति क्या है? यहां पर हम जाति वो नहीं लिखेंगे, जाति का मतलब ये सामाजिक नहीं, जाति केवल सामाजिक तौर पर ही थोड़ी है, मनुष्य भी तो एक जाति है, ठीक है, शेर भी तो एक जाति है, आम भी तो एक जाति है। आम, अब देखो जाति है, आम एक जातिवाचक संज्ञा है, बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन रहता है। फलों के नाम है, पक्षियों के नाम है, जैसे पर्वत, जैसे पर्वत हो गया आपका, जैसे आपने लिखा पर्वत, तो पर्वत एक जातिवाचक संज्ञा है, जाति का नाम है, क्योंकि जितने भी पर्वत हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने लिख दिया नदी, लिख दिया, जैसे हमने यहां पर मनुष्य लिख दिया, जैसे हमने यहां पर मनुष्य लिख दिया। जैसे लड़का भी एक जाति है, जिनके लड़का जाति कैसी जाति है? लड़का जाति कैसी जाति है? लड़का जाति कैसी जाति है? जिसमें थोड़ा सा एटीट्यूड होता है, ऐसे चलता है, मनोभवर जो हवा हवा में रहता है जो, है ना। और जब बिल्कुल, हाँ, जब दरोगा बन जाता है या कांस्टेबल बन जाता है फिर तो हवा में ही रहता है भाई, सब किसी को कुछ समझता ही नहीं है, और थोड़ी हल्की हल्की दाढ़ी मूछें रहती हैं। इस तरह की प्रकृति के जितने भी लोग हैं वो सब लड़के हैं, ठीक है, और जिनमें थोड़ी सी बलकाहट है, थोड़ा सा आराम आराम से ऐसे ऐसे चलती हैं, है ना, ए मसक कली ठुमक कली, ऐसे ऐसे, और थोड़ी सी बलखाहट है, उनको सबको मिला करके लड़की कह दिया गया। ये जाति के रूप में बात हो रही है। अवस्था, तो अवस्था आप देख सकते हो, अवस्था में क्या आ जाएगा? अवस्था क्या होती है? अवस्था मतलब कोई आपकी स्थिति, अवस्था मतलब कोई स्थिति। जैसे बुढ़ापा, जैसे बुढ़ापा, तो इस अवस्थाओं के नाम हैं। जैसे बचपन, जैसे जवानी, है ना, जवानी, आदि आदि। और भाव में क्या आ जाएगा? भाव में जैसे प्रेम आ गया, जैसे घृणा आ गया, जैसे शत्रुता आ गया, शत्रुता, जैसे ममता आ गया,
जैसे गुरुता आ गया, गुरुता या गुरुत्व कह सकते हो, ठीक है, आदि आदि। तो ये सब चीजें, तो ये हमने यहां पर चीजों को सिद्ध भी करने की कोशिश करी। तो परिभाषा हमारी पूरी पूरी बन गई कि संज्ञा वे शब्द हैं जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, अवस्था या भाव का पता चलता है या उनके नाम का पता चलता है, वो संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? बताइए एक बार। हाँ बिल्कुल, कुर्सी भी हो सकता है, तमाम चीजें हो सकती हैं। तो यहां पर वे शब्द जो इनका बोध कराएंगे, इनके नामों का बोध कराएंगे, उनको हम संज्ञा कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एक बार थम्स अप करके बताओ, मजा आ रहा है? हम्म। हम्म। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत अच्छे से समझते रहो, सब चीजें एकदम क्लियर आ जाएंगी, एकदम एक 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 चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपको, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जहां पे हमने इसके शाब्दिक अर्थ की चर्चा करी, बहुत अच्छे से इसकी परिभाषा की चर्चा कर ली। एक पेपर में क्वेश्चन आता है, एक पेपर में क्वेश्चन आता है, यद्यपि मैं आपको शब्द भेद पढ़ाऊंगा। बहुत बढ़िया मेरे भाई, शानदार। मैं आपको शब्द भेद पढ़ाऊंगा, और शब्द भेद जब मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा तो शब्द भेद में आप लोग देखेंगे कि शब्दों के अलग अलग प्रकार हैं, उत्पत्ति के आधार पर, है ना, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अलग अलग तरह से हमको नाम का हमको पता लगेगा। तो आपसे एक बात पूछेगा कि संज्ञा शब्द कैसा शब्द है? क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द कैसा शब्द है, पूछेगा संज्ञा शब्द कैसा शब्द है। तो मैं एक पंक्ति यहां पर लिखूंगा, बट उससे पहले एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन मैं आपको यहां पर दे देता हूं। यहां पर लिखते हैं हम, यहां पर शब्द साइड में आप लिख लें इसको, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग यानी कि हम शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं, इस आधार पर उनका विभाजन है, शब्द प्रयोग के आधार पर। तो आपको याद रखना है कि प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के हैं। कैसे हैं बाबू? प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं वो आपके दो प्रकार के हैं। प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं आपके, वो दो प्रकार के हैं। चलो बहुत बढ़िया बात, मास्टर जी बताओ कौन कौन से हैं प्रयोग के आधार पर? तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं बाबू, वो पहले हैं विकारी शब्द। पहले कौन से हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द हैं विकारी शब्द। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पेपर में आते हैं प्रश्न। मेरे मुंह से पूरे कोर्स में जो जो चीज निकलेगी, वो एक एक चीज ऐसी है जो आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगी। और आप मेरे साथ लगे रहिए, और जब मैं फिर आपका प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा, प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा, मेरे साथ में प्रैक्टिस सेशन का आनंद लीजिएगा। और पेपर में जाकर के आप जब देखेंगे, आपके पूरे में से पूरे प्रश्न सही हो रहे होंगे। आप में से अगर किसी ने मुझसे पहले पढ़ा होगा हरियाणा में, अभी राजस्थान में आप देखिएगा, और ये मेरा वो नहीं है, ये हमारे गुरुजनों की कृपा है। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो विकारी शब्द है, और दूसरा कौन सा आ जाता है इसमें? दूसरा आ जाता है अविकारी। थोड़ा इधर ही ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें आ जाता है अविकारी शब्द। अविकारी कौन सा? अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द हमने यहां पर लिख लिया। तो विकारी, विकारी, विकारी में क्या है? ये विकारी में क्या जुड़ा हुआ है? ये किससे मिलकर बना है? तो विकारी विकार नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिवर्तन। जिसका अर्थ क्या होता है बाबू? जिसका अर्थ होता है परिवर्तन, यानी कि चेंज, यानी कि जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाते हैं, उनको विकारी शब्द कहते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए। और इसके भी आगे चल करके चार भेद हैं, जिसमें सबसे पहले संज्ञा शब्द आता है। तो बाबू पेपर में पूछता है संज्ञा शब्द कैसा शब्द है, तो आपको स्पष्ट रूप से बता देना पड़ेगा कि संज्ञा शब्द हमारा विकारी शब्द है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैसा? विकारी शब्द है। विकारी शब्द होने का मतलब क्या है? विकारी शब्द होने का मतलब है इसमें परिवर्तन हो जाता है, लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है ना? क्या? कि लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक, लिंग वचन और कारक, अभी इसके बाद वही पढ़ेंगे हम। कारक के आधार पर, लिंग वचन और कारक के आधार पर, लिंग वचन और कारक के आधार पर इसमें परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? इसमें परिवर्तन हो जाता है, इसमें परिवर्तन हो जाता है, इसमें परिवर्तन हो जाता है, इसलिए विकारी।
विकारी है। तो संज्ञा है, संज्ञा का ही जहां पर इस्तेमाल नहीं होता है वहीं पर सर्वनाम होता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए विशेषण होता है। और चौथे नंबर पर संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित ही इससे रिलेट करता हुआ क्रिया शब्द है। अविकारी, मैंने आपको कई बार बताया है कि जहां पर अ उपसर्ग आ जाता है उसका मतलब होता है नहीं। नहीं तो अविकारी यानी कि नो चेंज, सीधे सीधे अंग्रेजी भाषा का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अविकारी यानी कि विकार नहीं, परिवर्तन नहीं। तो जिनमें परिवर्तन नहीं होता है उनको अविकारी शब्द कहा जाता है। और बाबू इसके भी 4 भेद होते हैं। और एक चीज और भी है, अविकारी शब्दों का ही अन्य नाम अव्यय है। क्या है? अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है, अव्यय। तो आपको ध्यान रखना है, इसके 4 भेद हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, हम छोटा छोटा लिखेंगे, अव्यय नहीं लिखेंगे। क्रिया विशेषण है। उसके बाद इसी में संबंध बोधक आ जाता है। क्या आ जाता है? संबंध बोधक आ जाता है। उसी के बाद इसमें समुच्चय बोधक आ जाता है, समुच्चय बोधक। और इसी के बाद इसमें विस्मयादि बोधक आ जाता है। ये सब अव्ययों के नाम हैं। यहां से प्रश्न आपके बनते रहते हैं। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। तो हमने ये पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन यहां पर देख लिया। इसी चीज को ध्यान रखिएगा, आगे हम इसको बताने से बचेंगे जब तक हम विशेषण में नहीं जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जब मैं सीधे लिख रहा हूं यहां पर कि संज्ञा एक विकारी शब्द है तो ध्यान रखिएगा, सर्वनाम भी एक विकारी शब्द है। अगला चैप्टर जब चलेंगे सर्वनाम का तो सीधे ही लिखेंगे सर्वनाम विकारी शब्द है। इसका आप स्मरण कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद विशेषण भी एक क्या है? विकारी शब्द है। और क्रिया भी एक विकारी शब्द है, क्योंकि इनमें परिवर्तन हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लिंग, वचन और कारक, लिंग वचन कारक के आधार पर। ठीक है, तो इतना ये सारा कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम चलते हैं संज्ञा के भेदों पर, जहां से प्रश्न आते हैं, जहां से चीजें पूछी जाती हैं। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। नहीं, कोई भाई आपको ब्लॉक कर देगा वो टेक्निकल स्टाफ वाला। कोई बोल रहा है कि तुम लुटिया डुबा दोगे, इतना अंदर तक कौन पढ़ाता है? ये पेपर में आता है भाई, ये पेपर में आता है मेरे भाई, ये पूछा जाता है। ये सब चीज अंदर तक बाहर तक का क्या मतलब है भाई? या हवा में, मतलब एक ही क्लास में संज्ञा खत्म कर दूं, ऊपर ऊपर पढ़ा दूं तो तुम जीने नहीं दोगे। फिर वो ब्लॉक कर देगा तुमको टेक्निकल स्टाफ, फिर हाथ जोड़ते फिरोगे तुम। ये फालतू की बातें मत करो। अगर सीरियस कैंडिडेट हो तो अच्छे से बैठ के पढ़ो, अच्छे से बैठ के पढ़ो। ठीक है, अनावश्यक ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है और तरीके से चीजों को पढ़ने की जरूरत है। पेपर में आते हैं प्रश्न, एक एक प्रश्न आपका मैं तैयार करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब हम चलते हैं संज्ञा के भेदों के बारे में। कहां चलते हैं बाबू? अब हम चलते हैं संज्ञा के भेद। एक ज्ञ पता नहीं कैसा बनता है मेरा। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। क्योंकि केवल मेरे को सिलेबस नहीं पढ़ाना है, मेरे को नंबर लाने हैं। मेरे को नंबर से मतलब है, मेरे को उस दिन से मतलब है जिस दिन यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर होगा। और उस दिन मैं देखूंगा कि मेरे बच्चे किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे बच्चे सबसे आगे होने चाहिए, मेरी बस ये चाह है। मेरा बच्चा पेपर में बैठकर सिर पर हाथ ना मारे कि मेरे मास्टर ने कुछ नहीं पढ़ाया और मेरे मास्टर ने कुछ नहीं समझाया। मुझे चाहिए 37 में 37, बस मेरी ये जिद है, बाकी सब जानो। अब देखो, साथ में ये केवल टॉपिक को पढ़ाने से नहीं होगा। भेद को ही प्रकार कहते हैं बिलाला, और प्रकार को ही अंग्रेजी में टाइप कहा जाता है, और इसी को काइंड कह देते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। शब्दावली का विकास भी तो करना है, फर्जीवाड़ा थोड़ी करना है। तो शब्द संज्ञा के भेदों के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं बाबू, तो संज्ञा के बारे में कुछ क्वेश्चन बनते हैं। उन क्वेश्चंस पर आपको ध्यान देना है। अगर आपसे पूछे कि संज्ञा के मूल भेद बताइए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, अगर पूछेगा संज्ञा के मूल भेद या संज्ञा के मुख्य भेद आपको बताने हैं, मुख्य भेद, एक तो क्वेश्चन ये बनेगा आपके सामने, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और बाबू एक क्वेश्चन आपके सामने ये बनेगा कि संज्ञा के भेद। देखो, सब चीजों में बहुत अंतर है, सब चीजों में बहुत अंतर है, ये सब अलग अलग क्वेश्चन है। अगर पूछेगा संज्ञा के भेद, या पूछेगा संज्ञा के कुल भेद, या पूछेगा क्या,
संज्ञा के कुल भेद, तो यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। अब आपको लग रहा होगा सर ये सारी की सारी चीजें एक ही तो हैं, इसमें अलग अलग क्या है, इसमें ऐसा अलग तो कुछ हमको दिखाई दे नहीं रहा है। बाबू यहां पर अलग है, और ऐसे में ही हमारी गड़बड़ होती है। जब वो पूछता है कि संज्ञा के मूल भेद या मुख्य भेद, तब आपका उत्तर अलग होता है। और जब आपसे पूछेगा नॉर्मली के संज्ञा के भेद कितने हैं, या पूछता है संज्ञा के कुल भेद टोटल टाइप्स कितने हैं, तब आपका उत्तर अलग हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देंगे जब सबसे पहले पूछ रहा है कि संज्ञा के मूल या मुख्य भेद कितने हैं, तो आपको बोलना है संज्ञा के मूल या मुख्य भेद आपके 3 होते हैं। क्या होते हैं? 3 भेद होते हैं संज्ञा के मूल या मुख्य। तो ये आप बोलोगे सर ये कौन कौन से हैं, तो हम सीधे ही यहां पर लिखेंगे, क्या हम सीधे ही यहां पर लिखेंगे, ऐसे ही नोट करेंगे इनको, एक को इधर लिखेंगे, एक को थोड़ा इधर लिखेंगे, एक को इधर ले जाएंगे। मेरे को ऐसे लिखने में बड़ा मजा आता है। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा आ जाएगा। दूसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। कौन सा? जातिवाचक। इनका उच्चारण भी देखा करो, जैसे मैं उच्चारण करता हूं इस उच्चारण पर भी ध्यान दिया करो आप। जब पूछा जाएगा संज्ञा के मूल या मुख्य भेद, तो 3 भेद उसको बताने हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, और आपका तीसरा कौन सा आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा मेरे बाबू भाववाचक। तीसरा कौन सा आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा। तो आप तुरंत बोलोगे मास्टर जी, मैं बोलूंगा हाँ जी, तो आप कहोगे सर 3 ही भेद हैं, तो हमने तो टोटल 5 सुन रखे हैं, जिसमें एक द्रव्यवाचक होता है जिसको पदार्थवाचक भी कहा जाता है, और मास्टर जी एक समूहवाचक भी होता है, वो कहां चले गए? ये 3 कैसे मान रहे हैं? तो 3 जब मूल भेद माने जाते हैं, तो जो आचार्य, जो विद्वान 3 भेद मानते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही, इसके भीतर ही द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को स्थान देते हैं। क्या करते हैं? वो अलग से नहीं मानते इनको, द्रव्यवाचक संज्ञा को और समूहवाचक संज्ञा को वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मानते हैं। तो यहां से प्रश्न क्यों नहीं बन सकता कि कुछ विद्वान जो हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा को और समूहवाचक संज्ञा को किस संज्ञा के अंतर्गत मानते हैं? यह भी तो क्वेश्चन कभी ना कभी बन सकता है। एग्जामिनर का दिमाग चल जाए, वो लिख देगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, तो उत्तर देना हमको मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अगर एग्जामिनर ऐसा भी क्वेश्चन बना दे कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा किसके अंतर्गत माने गए हैं, तो आपको बोल देना है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने गए हैं। तो एक उत्तर हमारा ये हो गया। उसके बाद हम यहीं पर ज्यादा लाग लपेट न करते हुए सीधे यहीं पर अगर वो पूछेगा संज्ञा के भेद या संज्ञा के कुल भेद, तो बस सीधे हमको बोल देना है भाई साहब 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं, और इन पांचों के नाम हम क्रमशः यहां पर लिखते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले इसमें आ जाएगा आपका कौन सा? सबसे पहले आ जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर भेद या कुल भेद शब्द बोला जाए, अगर मूल भेद या मुख्य भेद है तो 3 बोलना पड़ेगा, और अगर कुल भेद या भेद लिखा है तो हमको सीधे 5 के 5 नाम लिख देने हैं। तो इसमें हमको लिखना है दूसरे वाला कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरे वाला कौन सा है? दूसरे वाला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरे नंबर पर हमारा आ जाता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा बाबू? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा हमने यहां पर लिख दिया। चौथे नंबर पर आ जाता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। और भैया 5वें नंबर पर हमारा आ जाता है भाववाचक संज्ञा। कौन सी आ जाती है? भाववाचक संज्ञा हमारी यहां पर आ जाती है। भाववाचक संज्ञा हमारी यहां पर आ जाती है। तो ये पूरा का पूरा वर्गीकरण है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक और भी तो होते हैं, पदार्थवाचक और भाववाचक भी होते हैं। देखो, मैं आपको एक बात समझाता हूं, बहुत ध्यान से आपको समझनी है। जहां से प्रश्न आता है वो तो ये कॉन्सेप्ट है, पर आप अगर नॉलेज को बढ़ाने के पर्पज से चीजों को देखना चाहते हैं तो एक सरल सी बात उसमें आपकी आ जाएगी कि बहुत सारे विद्वान हुए हैं। एक भोलानाथ तिवारी हैं, एक आपके डॉक्टर रामचंद्र हैं,
एक आपके वासुदेव नंदन हैं, एक आपके डॉक्टर हरदेव बाहरी हैं। ऐसे बहुत सारे वैयाकरण हैं। वैयाकरण किसको कहा जाता है? वैयाकरण कहा जाता है व्याकरण के जानकार को। कहां लिख दूं मैं? यहां पर लिख देता हूं साइड में, है ना। एक शब्द आएगा वैयाकरण, ये अधिका एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए आएगा वैयाकरण। तो जो व्याकरण का जानकार है, जो व्याकरण का ज्ञाता है, जो व्याकरण का ज्ञाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको आप वैयाकरण कहते हैं। तो बहुत सारे वैयाकरणों ने अलग अलग तरह से विभेद इसके किए हैं, परंतु फिर भी क्योंकि आप उसको पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तो मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं। डॉक्टर रामचंद्र के अनुसार, डॉक्टर रामचंद्र के अनुसार अगर पेपर में पूछ लिया जाए, हालांकि आज तक पूछा नहीं गया है, पर फिर भी इसको ज्ञान के पर्पस से, नॉलेज के पर्पस से थोड़ा सा आप देख लें। रामचंद्र के अनुसार, डॉक्टर रामचंद्र के अनुसार, डॉक्टर रामचंद्र के अनुसार संज्ञा के दो भेद हैं। क्या है? संज्ञा के दो भेद हैं। संज्ञा के भेद कितने हैं? संज्ञा के भेद में आपको लिख देना है कि दो भेद हैं। और इन दो भेदों में क्या क्या आ जाता है? इन दो भेदों में इधर इधर करके लिखेंगे हम अच्छे से। तो इन दो भेदों में एक आ जाता है मूर्त संज्ञा। क्या आ जाती है? मूर्त संज्ञा। मूर्त, मूर्त मतलब जिनको आप देख सकते हैं, मूर्त संज्ञा। एक आ जाता है आपका मूर्त संज्ञा, और बाबू दूसरा आ जाता है अमूर्त संज्ञा। अमूर्त संज्ञा, मूर्त संज्ञा और अमूर्त संज्ञा। तो मूर्त का मतलब क्या होता है? मूर्त का मतलब क्या होता है? जिसे आप देख सकते हैं, जिसे देखा जा सके, जिसे देखा जा सके उसको मूर्त कहते हैं। और अमूर्त, आप में से कोई सिविल सर्विस की तैयारी करता होगा तो उनको इन शब्दों का पता होगा। और जिसे देखा न जा सके, जो अदृश्य है, जिसे देखा न जा सके, जिसे देखा न जा सके उसको अमूर्त कहते हैं। इन्हीं का अन्य नाम क्या है? इसी का अन्य नाम है, इसी का अन्य नाम है यथार्थवाचक। इसी का अन्य नाम क्या है? इसी का अन्य नाम है यथार्थवाचक संज्ञा। यथार्थ मतलब जो सच्ची सच्ची में हमको दिखाई देती है। यथार्थ, यथार्थ, यथार्थवाचक, यथार्थवाचक संज्ञा इसी को कहा जाता है। ठीक है। और इसका अन्य नाम क्या है? इसी का अन्य नाम है भाववाचक संज्ञा। इसी का अन्य नाम क्या है? इसी का अन्य नाम है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा तो हमारी यहां पर आ गई है। भाववाचक संज्ञा को आप देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते, आप केवल महसूस कर सकते हो। पर यथार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमारे फिर चारों के चारों भेद आ जाते हैं। इसमें आपका व्यक्तिवाचक भी आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है? व्यक्तिवाचक भी आ जाता है। इसी में आपका जातिवाचक आ जाता है। ठीक है, इसी में जातिवाचक आ जाएगा। इसी में आपका ये द्रव्यवाचक आ जाएगा, क्योंकि देख सकते हो आप इसको। और इसी में ही आपका समूहवाचक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसी में ही आपका समूहवाचक आ जाएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे समझ लेनी है। तो ये भी एक भेद है। पर ये क्या है? ये बस ये है हिसाब बनाने वाली बात, है ना, कि अपनी के तारीफ करूं, ऊपर वाले से मैं डरूं। ये बस ये बात है। ये बहुत रेयर चीजें पूछी जाती हैं। ये नॉलेज बढ़ाने के पर्पज से चीजें अच्छी लगती हैं, पर ये वैसी नहीं है जो परीक्षा के लिए जरूरी है। परीक्षा के लिए तो वही जरूरी है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत शानदार। समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं? एक बार थम्स अप करके बताओ मुझे, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, मूल रूप के, देखो मैं आपको बताता हूं, ये जो आपको लग रहा होगा कि भाववाचक है और ये है, ये सब अगर आप वर्गीकरण देखोगे, आप, मेरे पास कम से कम 20 किताबें हैं जो वैयाकरणों की हैं, किसी पब्लिकेशन की नहीं, वैयाकरणों की, और जिनको मैं निरंतर पढ़ता रहता हूं, अभी भी पढ़ रहा हूं। तो सब जगह अलग अलग है। कम से कम 10 विद्वान हैं। डॉक्टर जो आपके पंडित भोलानाथ तिवारी हैं, वो तो 4 ही भेद मानते हैं, पर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी का अन्य नाम क्या है? अब कोई इसको कह सकता है मूल रूप, कह सकता है वो कह सकता है। ये सब बातें बनाने की है, जितनी आप बना सकते हो उतनी बना दो। तो अलग अलग वैयाकरणों को अलग अलग तरीके से चीजें लिखनी होती हैं, तो वो, पर भाई साहब क्वेश्चन जो आएंगे वो भाई यहां से आएंगे, इस स्लाइड से आएंगे, इस स्लाइड से क्वेश्चन आएंगे। यहां से क्वेश्चन आने की इतनी ज्यादा मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, बनते नहीं है यहां से क्वेश्चन। अब क्योंकि हमने यहां पर सारी चीजें समझ ली हैं, अब हम चलते हैं सीधे व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर। कहां चलते हैं? हम चलते हैं सीधे व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर, और व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं?
व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझने का प्रयास करते हैं कि ये होती क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है। पर हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे बच्चों, उनको मजा आ रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए तो पेपर के बाद तक भी सिलेबस पूरा नहीं होगा मेरे भाई। हाँ, पेपर के बाद तक भी नहीं होगा, मैं सब बताता चलूंगा आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सा है क्या है, और जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे तब हम धुआं उठाएंगे, पूरा मजा आएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो हम सीधे यहां पर कुछ नहीं लिखेंगे, हमको सीधे सीधे क्या करना है, क्योंकि यहां पर शब्द लिखे हुए हैं तो इन शब्दों के अर्थों को हमको पकड़ना है। देखो संज्ञा का मतलब क्या होता है, संज्ञा का मतलब हमने अभी देखा, संज्ञा का मतलब होता है नाम। वाचक लिखा हुआ है यहां पर, वाचक का मतलब होता है बताने वाला। वाचक का मतलब क्या होता है, बताने वाला। वाचक का मतलब होता है बताने वाला। और व्यक्ति का मतलब क्या है, यहां पर व्यक्ति का मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, यहां पर एक संख्या को निर्दिष्ट किया जा रहा है, यहां पर संख्या को बताया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, संख्या को बताया जा रहा है। तो यहां पर व्यक्ति से जो अर्थ निकलता है वो एक की सेंस में निकलता है। किस सेंस में, एक की सेंस में निकलता है। तो अगर हम इन आधार पर, व्यक्ति का मतलब हमने जान लिया, वाचक का मतलब हमने जान लिया, संज्ञा का मतलब हमने जान लिया, तो अगर हम अब इसके शाब्दिक अर्थ की चर्चा करने लगे तो हमको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ, क्योंकि ये शब्द है तो इसके शाब्दिक अर्थ को भी हमको देखना पड़ेगा। तो यहां पर आपको सीधा बोलना पड़ेगा कि किसी एक का नाम बताने वाला शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दैट्स ऑल, यहीं से परिभाषा बन जाएगी। किसी एक, है ना, क्या लिखा हुआ है, व्यक्ति का मतलब क्या है, एक से है, किसी एक का, और देखो क्या है, संज्ञा का मतलब नाम, किसी एक का नाम, वाचक का मतलब बताने वाला, बताने वाला, किसी एक का नाम बताने वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा का शाब्दिक अर्थ निकलता है। और यहीं से आपकी परिभाषा का भी बोध हो जाता है। अगर आपको शब्दों का ज्ञान है कि शब्द क्या कह रहा है तो उसी का मतलब पता लग जाएगा। केवल और केवल परिभाषाओं को रटना मूर्खता होती है, क्योंकि उससे चीजें लंबे समय तक हमारे दिमाग में कभी भी नहीं रह पाती हैं। तो अगर आपको यहां पर इसकी परिभाषा बनानी है तो परिभाषा बहुत सरलता से बन जाएगी। अब इसकी परिभाषा बनाओ, अब इसकी परिभाषा बनाओ आप। तो परिभाषा यहां पर बनेगी, क्योंकि संज्ञा क्या है, शब्द है, तो यहां पर सीधे सीधे हमको लिखना पड़ेगा कि वे शब्द जिनसे किसी एक को मैं बहुत अच्छे से लिखता हूं, और एक से ही क्या पता लगेगा, जब एक है तो एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है कैसी होती है, ये एक वचन होती है या ये बहुवचन होती है। तो बहु है, बहु नहीं है, बहु। अब जैसे कोई पूछ रहा था कि बहुवचन क्या है, तो भाई बहु का जो वचन है, बहु जो कह दे वही बहुवचन है, पर नहीं, वो है बहु, बड़े ऊ की मात्रा, वधु, बहु। बहु का मतलब घराड़ी या बेटे की लड़की, पतोहू कह देते हैं जिसको। और यह है बहु, बहु का मतलब होता है एक से अधिक, एक से ज्यादा को बहु कहा जाता है। तो एक वचन है कि अनेक बहुवचन है। तो यहां पर आपको जब पता लग रहा है कि एक की चर्चा हो रही है तो यह भी कॉन्सेप्ट आपको लिख लेना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है। क्यों, क्योंकि जब हम बात ही एक की कर रहे हैं, सदैव एक वचन है, सदैव एक वचन है। ये नोटिस भी आप यहीं पर कर लो। तो वे शब्द जिनसे किसी एक व्यक्ति या वस्तु के नाम का पता चलता है, या वस्तु के नाम का, व्यक्ति या वस्तु के नाम का पता चलता है या बोध होता है। इसी को घुमा फिरा करके लिख लो, देखो ये शब्द जाल है, कितना फैला लो। या बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यह बात आपको समझ करके चलनी है। तो वे शब्द जिनसे किसी एक व्यक्ति या वस्तु के नाम का पता, किसी एक के बारे में पता चलता है। इसी में एक इंपॉर्टेंट नोट आप यहां पर लिख लो, एक इंपॉर्टेंट नोट के तौर पर मैं इन चीजों को लिखवाता हूं, जिससे पूरी की पूरी क्लैरिटी आ जाए, कोई दिक्कत कोई समस्या ना रहे। वे शब्द जो केवल मतलब दुनिया में अकेले,
जिनसे किसी एक के बारे में ही पता चलेगा, दूसरे के बारे में पता ही नहीं लगेगा, जो केवल एक के बारे में बताए, जो केवल एक के बारे में बताए, ये और ज्यादा सरल हो जाता है, वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बताओ, समझ में आया व्यक्तिवाचक संज्ञा? हम्म कोई बच्चा बोल रहा है कि सर आपने वर्णमाला में ना तो हिंदी दिवस बताया और ना ही आपने वो बताया, कोई अनुच्छेद बताया। हे महाराज, मैंने क्या बोला, वो ममतेश सर पढ़ाते ना, वैसे आप उनसे पढ़े हो तो यार उनका पढ़ाने का तरीका अलग है, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। तो हम सारे टीचर जितने भी हैं, कि नवीन सर हैं और ममतेश सर हैं और मैं पढ़ाता हूँ, जैसे शिवानी मैम है, सचिन सोलंकी सर हैं, और भी टीचर हैं हिंदी के, तो हमने सारा RW का कंटेंट कोई ऐसा थोड़ी ही है कि सबने एक कंटेंट टाइप करा रखा है और उसको सब एक लाइन से पढ़ा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता। नवीन सर के पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, ममतेश सर का अलग है, मेरा अलग है, शिवानी मैम का अलग होगा, सचिन सोलंकी सर का अलग होगा। ये भगवान, मैं बताऊंगा ना इसको जाकर के, चलो अभी भी बता देता हूं मैं। 10 जनवरी क्या है? 10 जनवरी, 10 जनवरी क्या है? 10 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है और 14 सितंबर हिंदी दिवस है। अगर आपको इन चीजों को पढ़ना है तो मैं जब हिंदी साहित्य में जाएंगे, भाषा बोली और संवैधानिक उपछंद उपबंधों में जाएंगे, तब इनको बताएंगे, अभी क्यों बताएंगे? ये कहां से वर्णमाला में आने लगे, मुझे तो बताओ। वर्णमाला में तो वर्णों की ही चर्चा होगी। अब थोड़ा सा एक बात समझनी है, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया है, बहुत शानदार है। अब मैं कुछ चीजों की चर्चा करना चाहता हूं, हालांकि यहां पर हम सीधे ही उदाहरण के तौर पर चीजों को लिख सकते हैं, पर मैं चाहता हूं कि बेहतर वो आए, क्लैरिफिकेशन हो, बढ़िया क्लैरिटी आए और चीजें अच्छे समझ में आए। तो एक डॉक्टर दीमशित्स हुए हैं। कौन हुए हैं? डॉक्टर दीमशित्स। तो डॉक्टर दीमशित्स का नाम आप जानेंगे विशेषकर सर्वनाम में। आपने देखा होगा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं मूलतः तो, पर उसमें एक अलग से भेद माना जाता है। कौन सा? संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त का मतलब जुड़े हुए, यानी जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर के एक सर्वनाम की तरह से बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं, तब उनको क्या कहते हैं? उनको हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ न कुछ, कोई कोई, कोई न कोई इत्यादि, सब कोई, सब कुछ, तो ये संयुक्त सर्वनाम है। ये जो कॉन्सेप्ट दिया है, इस कॉन्सेप्ट को देने वाले हैं डॉक्टर दीमशित्स। और डॉक्टर दीमशित्स ने यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा को भी और क्लैरिफाई करने के लिए बताया है कि किन किन के जो नाम हैं, किन किन के जो नाम हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो मेरे साथ आप उस चीज को लिखें और मेरे साथ आप इन चीजों को जानें, क्योंकि कई बार वो पेपर में दे देता है, जैसे आपसे पूछता है कि किन के नाम पुल्लिंग होते हैं, किनके नाम स्त्रीलिंग होते हैं, तो ऐसे ही डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन दे सकता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। उसके बाद 4 शब्द दे सकता है, उसमें से ये पूछ सकता है कि भाई इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, या इस टाइप से भी क्वेश्चन बना सकता है कि भाई बताओ नदियों के नाम क्या होते हैं। तो नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, रेवती, तापी, नर्मदा, गंडक, कोसी इत्यादि इत्यादि नाम। तो आपको तुरंत बोलना पड़ेगा कि क्या है, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहां पर आप एक पॉइंट लिखिए कि डॉक्टर दीमशित्स, क्या लिखेंगे? डॉक्टर दीमशित्स। ये बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट है बाबू, जो नया नया कंटेंट है और जहां से एग्जामिनर की भी नजर रहती है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि हमेशा वही चीजें पलट करके आ जाएं। हाँ, चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई, धन्यवाद। तो ध्यान रखें, तो डॉक्टर दीमशित्स के अनुसार, डॉक्टर दीमशित्स के अनुसार, डॉक्टर दीमशित्स के अनुसार क्या चीज है मेरे बाबू? डॉक्टर दीमशित्स के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, डॉक्टर दीमशित्स के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, बस इतना लिखो। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट आपको लिखना है, सबसे पहले इसमें 1-2 नंबर करके हम लोग पॉइंट लिखते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, आपसे एग्जामिनर सीधे पूछेगा कि भाई व्यक्तियों के नाम क्या होते हैं, किसी व्यक्तियों के नाम, जैसे व्यक्तियों के नाम आप बताओ, मेरे साथ में आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, आपको जरा सी भी बोरियत नहीं आएगी, आप व्यक्तियों के नाम बताओ। तो हम जैसे लिखें, मैं तो सबसे पहले अपना नाम लिखूंगा भाई, यहां पर मैंने लिख दिया राम, ठीक है, तो राम एक व्यक्ति का नाम है। तो व्यक्तियों के नाम सदैव क्या होते हैं? आपके
व्यक्तियों के नाम सदैव क्या होते हैं आपके, जैसे यहां पे नाम लिखूंगा यश और धर्मेंद्र और आंचल, तो 3 नाम मेरे सामने आए। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा यश, तो यश एक व्यक्ति का नाम है। जैसे मैंने यहां पर लिखा धर्मेंद्र, क्या लिखा, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र। जैसे मैंने यहां पर लिखा आंचल, तो ये व्यक्तियों के नाम हैं। जैसे मैं यहां पर लिख दूं गीता, जैसे मैं यहां पर लिख दूं बबीता, है ना, गीता, बबीता, तो व्यक्तियों के नाम क्या होते हैं आपके, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, क्योंकि ये एक के बारे में ही बता रहे हैं। जब हम कह रहे होंगे ए धर्मेंद्र, तो यहां पर धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र उसका खड़ा हो जाएगा। ए राम, तो राम उठ कर खड़ा हो जाएगा। किसी एक के बारे में वहां पर बात हो रही होगी। दूसरे नंबर पर पॉइंट आपका क्या आ जाता है, दूसरे नंबर पर पॉइंट आ जाता है आपका देशों के नाम। क्या आ जाएगा, देशों के नाम। तो देशों के जो नाम होते हैं बाबू, देशों के जो नाम होते हैं बाबू, वो भी आपके क्या रहते हैं, वो भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा रहते हैं। क्योंकि देश का नाम किन्हीं 2 देशों का नाम एक जैसा हो सकता है कि, डेफिनेटली नहीं हो सकता है। यूएन में 193 देश हैं, उससे ज्यादा माना जाता है कि जिन्होंने यूएन में सदस्यता नहीं ग्रहण कर रखी है, तो 200 से ज्यादा देश हैं, कहीं कहीं पर 204, 205 और 206 लिखा रहता है। तो देशों के नाम में क्या आ जाएगा, देशों के नाम में हम अपने का लिखेंगे, सबसे पहले भारत लिख देते हैं, उसके बाद अपने पड़ोसी का लिख देते हैं, चीन का लिख देते हैं, अपने दोस्त का लिख देते हैं जो सामरिक संबंधों में दोस्ती निभाता है, रूस, अपने दुश्मन का लिख देते हैं भाई साहब जो दुश्मन बना बैठा है हमारा इस समय, अमेरिका। जैसे हम यहां पर लिख देते हैं फ्रांस, जैसे हम यहां पर लिख देते हैं चिली, ठीक है, चिली लिख देते हैं, चिली लिख देते हैं, आदि आदि। तो देशों के नाम भी जो हैं, आप देखो कि कोई भी शब्द इनमें से है वो देशों का नाम बता रहा है, परंतु एक के बारे में ही उनसे पता लग रहा है, एक से ज्यादा के बारे में पता नहीं लग रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारा आ जाता है नदियों के नाम। नदियों के नाम भी क्या होते हैं, नदियों के नाम भी क्या होते हैं बाबू, नदियों के नाम, नदियों के नाम। तो नदियों के नाम बताओ मुझे आप, हमको तो नॉलेज नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो आप बताओगे तो आपकी कृपा से ज्ञान हो जाएगा। एक तो पता है, गंगा जी का नाम पता है, गंगा जी पास में ही है हमारे, 30 किलोमीटर है, और यमुना जी के किनारे हम पैदा हुए, वहीं बड़े खेले, तो गंगा यमुना, गंगा यमुना। चलो गोदावरी का नाम याद आ गया मुझे, चलो एक काम करते हैं, हमको नाम याद आ गया दक्षिण भारत की एक नदी कृष्णा के बारे में, वहीं पर कावेरी का नाम भी याद आ जाता है। उसके बाद हम गुजरात की तरफ चलते हैं तो नर्मदा का नाम याद आ जाता है, नर्मदा का नाम याद आते ही ताप्ती का नाम याद आ जाता है, आदि आदि नदियां। इसमें आदि लिखना है, कभी ये सोचो केवल इन्हीं का है, ऐसे भी मेरे साथी हो सकते हैं जो इनको सोच सकते हैं कि बस यही है आदि। क्या है, आदि। इनके जैसे और भी, इनके जैसे और भी आदि आदि शब्द यहां पर हो सकते हैं जो इनके बारे में हमारी चर्चा करते हुए दिखाई दे सकते हैं, आदि। ठीक है, तो नदियों के नाम भी क्या होते हैं, नदियों के नाम भी आपके माने जाते हैं आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये नोट करते रहें साथ में। हाँ, बोर्ड पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है। हाँ, गंडकी हो गई। हाँ, बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे चलते हैं, समुद्रों के नाम, समुद्रों और सागरों के नाम। ठीक है, चौथे नंबर पर हम लिखते हैं समुद्र, समुद्रों, समुद्रों लिखना ज्यादा सही है, समुद्रों और सागरों के नाम, समुद्रों और सागरों के नाम, समुद्रों और सागरों के नाम। तो समुद्रों और सागरों के नाम में क्या आ जाएगा, जैसे हम महासागरों से चर्चा करें तो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। जैसे हम बात करें हिंद महासागर, ठीक है, क्या करें, हिंद महासागर। तो ये सागरों के नाम है, किसी एक सागर या महासागर के बारे में तो बताएंगे। जैसे हम यहां पर लिखें काला सागर, जैसे हम यहां पर लिखें लाल सागर, काला सागर हो गया, लाल सागर हो गया, ऐसे ही कैस्पियन सागर हो सकता है ना, कैस्पियन सागर, आदि आदि। तो इनके जो नाम हो जाते हैं बाबू, ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। आगे आगे हम देखें, 5वें नंबर पर पॉइंट देखें तो ये आ जाएगा दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम भी जो हैं वो आपके क्या होते हैं, दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आपके जाते हैं, उसके अलावा नहीं। जैसे आप बोलोगे पूर्व, तो पूर्व किसी एक दिशा का ही तो नाम है। उसके बाद आप बोलोगे पश्चिम, तो पश्चिम एक दिशा का नाम है, एक जो एक का बोध कराए। जैसे ही आप बोलोगे राम, तो मैं बोलूंगा, जैसे आपने बोला, मैंने बोला राम, तो आप बोलोगे राम क्या, मैं बोलूंगा एक व्यक्ति का नाम। आप बोलोगे जैसे यहां पर गोदावरी, तो मैं बोलूंगा गोदावरी क्या, तो आप कहोगे एक नदी का नाम। देखो हमेशा इस क्वेश्चन को हमेशा करके देखो, जैसे आपने बोला हिंद महासागर, मैं बोलूंगा क्या है भाई हिंद महासागर,
उनका भाई एक महासागर का नाम है, यही तो लैंग्वेज निकल करके आएगी ना हमारी। जैसे मैं, आपने बोला पूरब, तो बोलूंगा क्या है भाई पूरब, पूर्व क्या है, तो आप बोलोगे एक दिशा का नाम है बोंदू। उस पश्चिम क्या है, एक दिशा का नाम है। उत्तर क्या है, एक दिशा का नाम है, जिसको आप एक कह करके संबोधित करोगे, एक का पता लगेगा। जैसे आप कहोगे दक्षिण, आप कहोगे दक्षिण, मैं कहूंगा भाई दक्षिण क्या है, भाई तुझे कुछ नहीं पता, तू राम सर की क्लास में बैठ जा और कोई लाभ नहीं है तेरे जीने का, तू तो जाके मर जा कहीं। ठीक है, उसके बाद हमारा यहां पर क्या आ जाता है, पर्वतों के नाम। जो पर्वतों के नाम होते हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी होते हैं, पर्वतों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे हम यहां पर लिखने लगे हिमालय, है ना, अब हम ज्यादातर क्या बोलते हैं, हिमालय बोलते हैं, हिमालय, ये हिमालय थोड़ी है, ये हिमालय है। हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, बर्फ का जो घर है वो हिमालय है। जैसे हम लोग कहने लगे सतपुड़ा, जैसे हम लोग कहने लगे विंध्याचल, विंध्याचल। देखो एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, पेपर में वाक्य शुद्धि आती है, समझा देता हूं, यहीं पे क्वेश्चन आता है यहीं से रिलेटेड, वहां आगे बताएंगे, यहां पे बता देता हूं। तो वहां पर लिखा रहता है कि विंध्याचल पर्वत और रोजाना कुछ घटता जा रहा है, ऐसा कुछ ना कुछ शब्द वहां पर बन जाएगा। क्या कि विंध्याचल पर्वत कुछ ना कुछ घटता जा रहा है, बोलेगा गड़बड़ कहां पर है, तो समझ में नहीं आता यार गड़बड़ कहां पर है, विंध्याचल पर्वत है। तो आपको एक बात समझनी चाहिए, यहां पर विंध्य और अचल ये दो शब्द मिले और यहां पर दीर्घ संधि हुई, यहां पर या, ये विंध्य और अचल, अचल किसको कहते हैं, अचल पहाड़ को ही कहा जाता है। तो अचल भी यूज कर रहे हो फिर पर्वत भी लिख रहे हो तो गलत है। तो विंध्य पर्वत लिखो या विंध्याचल लिखो तो अधिक पदत्व है, जिस शब्द की जरूरत भी नहीं है आप जरूरत से ज्यादा चीजों को यूज कर रहे हो। तो विंध्याचल हो गया, जैसे सतपुड़ा हो गया, आदि आदि जो नाम है। तो पर्वतों के नाम भी जो होते हैं बाबू, वो क्या होते हैं आपके, वो आपके कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद इसमें आ जाता है हमारा, क्या आ जाता है, दिनों और महीनों के नाम। दिनों और महीनों के नाम, समय तो पूरा नहीं हो गया है, अरे दिनों और महीनों के नाम, दिनों और महीनों के नाम, इसको थोड़ा सा तीव्र गति से पूरा करते हैं, जिससे हम कल जातिवाचक संज्ञा से शुरू कर सकें। तो दिनों के नाम, जैसे आपने बोला सोमवार, तो मैं बोलूंगा सोमवार क्या है, आप बोलोगे भाई एक दिन का नाम है। आप बोलोगे रविवार, मैं बोलूंगा भाई क्या है, आप बोलोगे एक दिन का नाम है। जैसे आपने बोला अप्रैल, मैं बोलूंगा भाई अप्रैल क्या है, तो आप बोलोगे एक महीने का नाम है। जैसे आप बोलोगे जनवरी, जनवरी, आदि आदि। तो ये हमने यहां पर दिनों और महीनों के बारे में चर्चा करी। उसके बाद हम देखते हैं यहां पर और क्या जरूरी चीज हमारी आ जाती है, और जरूरी चीज हमारी क्या यहां पर आ जाती है, तो आप यहां पर लिखोगे त्योहारों और उत्सवों के नाम। जितने भी त्योहार होते हैं हमारे और जितने भी हमारे उत्सव होते हैं, है ना, उत्सव, इन सब के नाम क्या हो जाते हैं, इन सब के नाम हमारे हो जाते हैं, इन सब के नाम हो जाते हैं हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि जैसे आपने बोला दीपावली, जैसे आपने बोला दीपावली, जैसे आपने बोला होली, है ना, तो आप बोलोगे क्या है भाई, एक त्योहार का नाम है। तो जैसे आपने बोला यहां पर रक्षाबंधन, जैसे आपने बोला यहां पर ईद, तो ईद क्या है, एक त्योहार का नाम है, ईद बोल दिया आपने यहां पर, ठीक है, ईद बोल दिया। जैसे आपने यहां पर बोल दिया लोहड़ी, ठीक है, लोहड़ी, ये लोहड़ी है, ठीक है, इसका उच्चारण गलत करते हैं लोग। एक ऐसी रील आ गई भाई मेरे सामने, मैं पागल हो गया देख के उसको, हंसते हंसते। भाई साहब वो बोल रहा है, मतलब वो लोहड़ी उच्चारण नहीं कर रहे हैं, वो कुछ और उच्चारण कर रहे हैं कि भाई इसकी उसकी लोहड़ी, इसकी उसकी लोहड़ी, इसकी उसकी लोहड़ी। भाई मैं लोटपोट में भाई किस तरह का उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि पंजाबी लोग थोड़ा सा उच्चारण अलग तरह से करते हैं। तो आदि 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 ऐसे उत्सवों के नाम इसमें आपके आ जाएंगे। ठीक है, ये यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ, शिवरात्रि, बिल्कुल, ये लोहड़ी शब्द है। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास थोड़ी ये लाइव हो रही है भाई, समय देखो क्या है, 1 मिनट हमारे पास बचा हुआ है। आगे चलते हैं और फटाफट 2 पॉइंट और समझने की कोशिश करते हैं। नगरों के नाम, इसमें क्या लिखना है, नगरों के, हाँ हाँ, इसमें आप लिखो यहां पर नगरों के नाम, नगरों के, है ना, नगर मतलब शहरों के, नगर मतलब शहरों के, शहरों के नाम। उसके बाद रोड जो होते हैं आपके, रोड के नाम, जो रोड होते हैं, मार्ग लिखना ज्यादा उपयुक्त रहेगा हमारा, क्या रहेगा, मार्ग, या सड़कों लिखना ज्यादा सही रहेगा।
सड़क, इसके नाम, सड़कों के नाम, सड़कों और आपके चौक के नाम, चौकों के नाम, जो अलग अलग चौक होते हैं, चौकों के जो नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे शहर, शहर में जैसे हमने लिखा वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी लिख दिया। जैसे हमने लिख दिया दिल्ली, जैसे हमने लिख दिया अजमेर, जैसे हमने लिख दिया पानीपत, ठीक है, हमने लिख दिया भाई पानीपत, जैसे हमने लिख दिया भाई साहब ग्वालियर। तो अलग अलग शहरों के नाम जो हैं वो सब क्या आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे सड़कों के नाम, तो सड़कों के नाम में आपने देखा होगा कहीं कहीं पर लिखा रहता है हडसन रोड, है ना, हडसन रोड लिखा रहता है। जैसे कहीं पर तिलक मार्ग लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, तिलक मार्ग लिखा रहता है। तो ये सब क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और चौकों के नाम में अगर आप देखो तो चौकों में चौक कौन, चांदनी चौक, कौन सा, चांदनी चौक टू चाइना। तो चांदनी चौक जो है ये सब क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपके आ जाएंगे। और लास्ट पॉइंट आप लिख लो, यहां पर कौन सा था, ये 9वां था क्या, ये 9वां था क्या, हाँ ये 9वां। और 10वां पॉइंट इसमें आप मेरे कहने से लिख लो, वो है आपके ऐतिहासिक युद्ध, क्या आ जाएंगे, आपके युद्ध वगैरह आ जाएंगे। युद्ध जो होते हैं उनके बारे में यहां पर चर्चा होगी। जो आपके ऐतिहासिक युद्ध होंगे, क्या होंगे बेटा, ऐतिहासिक युद्ध, ऐतिहासिक युद्ध और, है ना, ऐतिहासिक युद्ध और घटनाओं के नाम, ऐतिहासिक युद्ध और ऐतिहासिक घटनाएं जो हैं, घटनाओं के नाम, ये सब किस में आ जाते हैं, घटनाओं के नाम, ये सब किस में आ जाते हैं, ये सब आपके आ जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे ऐतिहासिक युद्धों में आप नाम ले सकते हैं किसका, बक्सर का युद्ध, क्या नाम ले सकते हैं, बक्सर का युद्ध नाम ले सकते हैं, बक्सर का युद्ध। जैसे आपके द्वारा नाम लिया जा सकता है प्लासी का युद्ध, पेपर में आते ही है, इनको ध्यान से पढ़ा करो, युद्ध होते हैं। उसके बाद जैसे आपके सामने नाम आ सकता है पानीपत का युद्ध, आदि आदि युद्ध हो सकते हैं, पानीपत का युद्ध आ सकता है। घटनाओं में जैसे आपका आ सकता है, घटनाओं में आपका आ सकता है सिपाही विद्रोह, तो सिपाही विद्रोह अपने आप में एक घटना का जिक्र है ना। जैसे अभी काकोरी कांड 1925 में हुआ था, उसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। काकोरी घटना जो लखनऊ के पास काकोरी पड़ता है, काकोरी कांड, काकोरी कांड, ये आदि आदि आपके सब इसमें आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अंतिम में आप अब यहां पर लिख लीजिए, अंतिम में आप समझ लीजिए, यहां पर हमारे पास समय ओवर हो गया है, बस फटाफट हम लिख लेते हैं यहां पर, पुस्तकों के और समाचार पत्रों के नाम, पेपर में बहुत आता है पुस्तकों वाला, तो पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम। तो पुस्तकों में क्या क्या आ जाएगा, देखो, जैसे सबसे पहले एक बहुत शानदार क्वेश्चन आता है पुस्तकों से रिलेटेड, वो पूछता है रामचरितमानस, क्या आता है बाबू, रामचरितमानस। पेपर में भर भर के क्वेश्चन आते हैं रामचरितमानस से, कि रामचरितमानस क्या है। तो रामचरितमानस जो है वो आपका क्या है, वो आपका क्या है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे रामायण, जैसे गीता, जैसे क्या है, गीता, है ना, जैसे गीता, आदि आदि आपके हो सकते हैं। और समाचार पत्रों की अगर आप बात करें तो समाचार पत्रों में क्या आ जाएगा, दैनिक जागरण आ जाएगा। जैसे आप दैनिक जागरण लिखो, जैसे आप क्या लिखो, अमर उजाला लिख दो, अमर उजाला लिख दो, अमर उजाला लिख दो। जैसे आप हिंदुस्तान लिख दो, क्या लिख दो, हिंदुस्तान लिख दो, हिंदुस्तान आपके द्वारा लिख दिया जाए। जैसे आपके द्वारा लिख दिया जाए आपका इंडियन एक्सप्रेस, तो ये क्या है, ये आपके क्या आ जाते हैं बाबू, ये सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सारा का सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है। समय अधिक हो जाता है, राहुल सर देख रहे होंगे तो नाराज हो रहे होंगे, राहुल सर से क्षमा चाहता हूं कि समय ज्यादा हो जाता है। बताओ, सब चीज क्लियर हो गई, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है, समझ में आ गया सब, ठीक है। तो ये सारे, हाँ बिल्कुल, बाइबल भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, कुरान भी लिख सकते हैं, लो लिख दिया, कुरान भी लिख सकते हैं आप, यहां पर बाइबल भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, बाइबल भी आपके द्वारा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात नहीं। एक बार थम्स अप करो, फिर हम मिलते हैं कल, और कल हम जातिवाचक संज्ञा से पढ़ना शुरू करेंगे। आज हमने बहुत शानदार तरीके से संज्ञा को शुरू किया और संज्ञा को जानने का प्रयास किया।
हाँ, संविधान भी लिख सकते हो। संविधान एक पुस्तक के तौर पर नहीं आता है ना, वो तो एक विधान है, सम्यक रूप से बनाया गया एक विधान। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। अपना ध्यान रखिए ऐसी अच्छी बात के साथ। आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, बाय।